इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सभी लोगों को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बधाई देना चाहते हैं। और दूसरा, हम पंजाब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी और पूरी जो यहाँ की कमेटी है और जो सब लोग यहाँ मंच पे मौजूद हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार वो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, यात्रा हो, खाने पीने का इंतज़ाम हो या रहने का हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मुख्य रूप से एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातचीत हम लोगों ने की है उससे ज़्यादा बीजेपी ने इस यात्रा के ऊपर हमले किए हैं। तो बार बार उन हमलों को लेकर के जवाब देना और उनके हमलों में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसका स्पष्टीकरण करना ज़रूरी है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो सवाल है, जो मुख्य मुद्दा है, वो है भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जाने वाला हमला। अब हम यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी। ये शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने ये महसूस किया है कि एक बात भुलाने की, भटकाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर आजकल चाय की दुकान पे, बसों में, ट्रेनों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चर्चा शुरू हुई है कि जब आरएसएस के लोग राहुल जी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं तो राहुल जी बार बार आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं। गुड़ का गाछ तो आरएसएस ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज करें। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी जो हमला कर रही है वो हमले आरएसएस ही करवा रही है और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखते हैं। हालांकि इस बात का जयराम जी ने भी स्वागत किया, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया कि राम मंदिर के पुजारी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो इसका हम लोगों ने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है। और हमने कहा कि जो लोग आना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। जो लोग भी इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान में उनको भरोसा है, इस देश की विविधता और एकता, जिसको कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और जो यूनिटी की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हमको डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए, यूनिटी की डाइवर्सिटी को भी हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां अलग अलग तरह के चॉइसेस हैं, अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल है। और ये जो हमारी विविधता है वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा करके देख लीजिए। आप हमारे देश की हॉकी टीम को देख लीजिए, अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी का मैच चल रहा है। आप हमारी क्रिकेट टीम को उठा करके देख लीजिए, आप हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को उठा करके देख लीजिए, आप हमारी देश की सेना को उठा के देख लीजिए, आप हमारे देश के बिजनेस जो पर्सन्स हैं उनको देख लीजिए। हर फील्ड में हमारे पास डाइवर्सिटी है और ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो जो लोग भी इस देश की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, इस देश के मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इस देश के लोग आपस में प्यार से रहें, इस भावना में भरोसा रखते हैं, जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो सब लोग इस यात्रा में आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली। दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक, जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने। और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली
हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राजसत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कि उस धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जो राजनीतिक विचार है उसको प्रभावित किया जा सके। जैसे अगर किसी खास पहचान के आधार पर राजनीति होगी, तो उस पहचान को रखने वाले जो लोग हैं उनका वोट लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग आजकल के जो जितने नारे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें क्या बोला जाता है और उसमें अक्सर क्या की जाती है। देश का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको भटका दिया जाता है। और ये अंग्रेजों की चाल है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमको इस बात का गर्व है कि हम इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किए, देश को आज़ादी मिली, कदम दर कदम बढ़ा करके लड़खड़ाते हुए, संभलते हुए देश हमारा आज इस मुकाम पे आकर के खड़ा हुआ है, जहां उस संविधान के दम पर देश का एक व्यक्ति जो कहते थे कि हम चाय बेचते थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। तो सबसे सर्वोच्च जो है वो संविधान है और इस संविधान की रक्षा करना हमारी पार्टी का कर्तव्य है। और ये प्रश्न जो है हम पूछना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी से कि आप बताइए कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो फिर आप नहीं तय कर सकते हैं कि इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोग किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, कौन कैसे पूजा करेगा, कौन कैसे अपने धर्म का पालन करेगा, कौन कैसे अपना जीवन यापन करेगा। इसको देश का संविधान तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो ऑलरेडी उन्होंने संविधान को बदलने की इच्छा जाहिर की, रिव्यू कमेटी बनाया था संविधान को बदलने के लिए। हाल के दिनों में भी आपने देखा है कि संविधान के ऊपर लगातार हमले हुए हैं और अब यह बात सामने आई है कि सॉवरेन क्या है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, वो सर्वोपरि है, उसी के आधार पे चीजें होंगी। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसकी बात भी उस संविधान के अंदर ही लिखी हुई है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है, पहला कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग नहीं है। दूसरा, धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म आरएसएस के बनने से पहले भी था, आरएसएस के बाद भी रहेगा। तीसरा, धर्म और सांप्रदायिकता में फर्क होता है। धर्म का इस्तेमाल सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए जरूर की जाती है, लेकिन सांप्रदायिकता धर्म नहीं है। और चौथा, इस देश में संविधान
सर्वोच्च है, कौन कैसे जिएगा, इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के नागरिक जो इस देश के भीतर रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या है और उनके अधिकारों की भी व्याख्या है। तो इस संविधान के अनुसार जो नागरिक अधिकार हैं उसको बचाना, संविधान को बचाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकता है। भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि बार बार जयराम जी भी बोलते हैं कि हर बिंदु को लेकर के, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर बिंदु को लेकर के चल रही है। इसके अंदर यह बात निहित है कि हम यह सारे जो काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं और हमारी विचारधारा इस देश का संविधान है। और इस देश की संविधान के प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि नागरिक सबसे प्रमुख होते हैं और नागरिक अधिकारों को रक्षा करना हमारा सबसे प्रमुख जो है दायित्व है, जिम्मेवारी है। उस पर अगर कोई भी अटैक या हमला होता है तो हम इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन में नहीं है कि बीजेपी अलग है, आरएसएस अलग है। अगर बीजेपी और आरएसएस अलग अलग है तो आप मुझे बताएं कि इस बात को प्रचारित क्यों किया जाता था जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे कि इन्होंने 42 साल आरएसएस की सेवा की है, ये जो है स्वयं सेवक रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई भ्रम नहीं है, हम दोनों अटैक को एक ही अटैक मानते हैं। और यह जो बचाव किया जाना शुरू हुआ है कि नहीं नहीं आरएसएस तो हमला नहीं कर रही है, तो उस पर हम यही कहना चाहते हैं, आरएसएस अगर हमला नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो आपस में विरोधी है, विपरीतार्थक है। वो एक ध्रुव पे खड़े हैं, हम दूसरे ध्रुव पे खड़े हैं। उनमें से आरएसएस के ही कुछ लोगों ने अगर यात्रा की स्वागत किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देश को लेकर के जो उनकी समझदारी है, लोगों को लेकर के जो उनकी समझदारी है, उस समझदारी में और संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है देश के लिए, लोगों के लिए, उसमें जो है अंतर्विरोध है और हम संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान के पक्ष में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कन्हैया कुमार आपसे सवाल लेंगे, पर उसके पहले मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि जो पठानकोट में रैली होने वाली है 19 तारीख को, उसके बारे में और कुछ जानकारी दें और भी जो मुद्दे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा जो खास तौर से पंजाब में है उसके बारे में भी कुछ कहें आपको। धन्यवाद जयराम जी। कन्हैया जी, एक तो अज तुहाडे राही मैं पंजाब के लोगों का धन्यवाद करना चाहना है कि बहुत बेखूबी दे नाल उन्होंने इस यात्रा का स्वागत किया। उम्मीद तो परे स्वागत होया, लोगों ने स्वागत किया और अज ये यात्रा का 6वां दिन है। हालांकि सर्दी अज सुबह अगर देखा मैं डिग्री तो 4 डिग्री टैंपरेचर सीगा, इसके बावजूद भी लोग सुबह सड़कों ते राहुल गांधी का स्वागत करने से उमड़े। अज ये यात्रा हुण इस तो बाद टांडा उड़मर जाएगी, उत्थे राती रुकांगे और उस तो बाद कल नूं एक दिन की यात्रा चलेगी, फिर मुकेरियां स्टे होएगा तो फिर हिमाचल दे विच यात्रा रहेगी। तो ठीक 19 तारीख नूं लगभग 11:30-12 बजे एक असी पठानकोट विखे रैली करांगे और रैली नूं संबोधन राहुल गांधी जी करनगे और उस तो बाद ये यात्रा 6 किलोमीटर का आपदा जिहड़ा सफ़र तय करते हुए यात्रा करते हुए फिर ये यात्रा जम्मू दे विच प्रवेश हो जाएगी। सो साथियों, इस यात्रा दे नाल मैं समझदा कि अज बहुत सारिया महिलावां भी राहुल गांधी जी नूं आके मिलियां। तमाम मुद्दों ते इस यात्रा दे नाल जिहड़े पंजाब दे लोग है, पंजाब दे पीड़ित लोग आ, उन्हां नूं बल मिलेगा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे है। ये यात्रा केवल राहुल गांधी जी यात्रा करके चले जाएंगे, उस तो बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस यात्रा के मुद्दों नूं लैके असीं आने वाले समय जिहड़े तमाम मुद्दे है पंजाब दे, उन्हां दी लड़ाई असीं निरंतर सड़कों ते आने वाले समय लड़ांगे। और ये यात्रा जान तो बाद जो 30 तारीख नूं समाप्त हो जाएगी और विधान सभा दे विच भी
ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਮਿੱਦੇ ਕੁਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ हर चीज का, लेकिन विचारधारा आरएसएस दी इस देश से लागू नहीं हो सकती। और जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं की उन्होंने कदे कब्रिस्तान ते शमशान घाट की गल की, कदी मंदिर ते मस्जिद की गल की, उस तरह का जिहड़ा प्रभाव है हुण भी पंजाब के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। पंजाब नूं तोड़न की गल की जा रही है, पंजाब दे विच उस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। अज कोई सिख की गल करता है, कोई हिंदू की गल करता है, कोई चर्च की गल कर लग पिया। सो इस तरह का जिहड़ा काम पंजाब दे विच भी चल रहा है पंजाब दे वास्ते चंगा नहीं है। सो इन्हां तमाम मुद्दों के वास्ते असीं बिल्कुल छाती डाह के असीं इन्हां दी लड़ाई लड़ते रहांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं इत्थे आए। किसी प्रकार के कोई सवाल है तुहाडे कन्हैया जी तो, जयराम जी तो, मेरे तो प्लीज कर सकते हो। धन्यवाद। नहीं, ये मैंने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है कि रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि अभी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो है स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जो है ये बहस हो गई कि सॉवरेन क्या है, पार्लियामेंट सॉवरेन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। तो अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगी ये बात भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है। संविधान में भी अगर आपको कोई रिव्यू करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, और संविधान के कई संशोधन हुए हैं, उसकी बात भी तो संविधान में ही लिखी हुई है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये कहा जाता है किसी संगठन के प्रमुख के द्वारा कि कोई इस देश में कैसे रहे, डरे कि ना डरे, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो व्यक्ति खुद किसको मानते हैं, वो व्यक्ति खुद संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मोहन भागवत जी संविधान को मानते हैं तो फिर उनको कोई बात अलग से कहने की जरूरत तो नहीं है। संविधान में हम कैसे रहें, एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, यह साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है ना कि इस देश का नागरिक होने के चलते आप अपनी धार्मिक मान्यता और विश्वास को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो अलग से ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी सरकार जो है बीजेपी की, उसको इमीडिएटली बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार तो संविधान के तहत बनी है, चुनाव के तहत बनी है, लोगों ने वोट दे करके बनाया है, और कसम भी तो संविधान का ही खाए होंगे ना। सारे एमपी, सारे मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कसम तो संविधान का ही खाया है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर संविधान का कसम क्यों खा रहे हैं। तो ये अंतर विरोधी बात है, हम ये कह रहे हैं। और ये अंतर विरोधी बात क्यों बोली जाती है, उसके दो कारण हैं। पहला, धर्म और सांप्रदायिकता से देश को कंफ्यूज किया जाता है। हर धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, ये समझना जरूरी है। जैसे हर दूध से जो है ना दही नहीं बनती है, रसगुल्ला भी बनता है। तो आप जो है हर दूध को दही कहना शुरू कर दें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आरएसएस के बनने से पहले धर्म था ना, और आरएसएस के बनने के बाद भी धर्म रहेगा। तो आरएसएस के बाद पास सांप्रदायिकता की ठेकेदारी हो सकती है, धर्म की ठेकेदारी नहीं है।
पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि इस तरह की चर्चाएं शुरू क्यों की जाती है। अब ये बोलने की कोई जरूरत तो नहीं थी, इसलिए की जाती है कि ये अंग्रेजों का टेक्टिस है। मैं बार बार कहता हूं, फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, उसके मुद्दे भटकाओ। भारत जोड़ो यात्रा का ये लक्ष्य है कि ना हम संविधान को किसी भी तरीके से बर्बाद होने देंगे, संविधान को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और संविधान में लोगों के ही अधिकारों की बात है तो उनके जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रमुखता से उठाएंगे। जहां हमारी सरकार है वहां हम उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और जहां हमारी सरकार भूमिका निभाते हुए सड़कों पे उतर करके संघर्ष करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो जनता की जानकारी, देश की जानकारी में नहीं है, मैं खुलासा कर रहा हूं। अभी जब अटल जी प्रधानमंत्री बने 98 में, दूसरी बार बने, पहली बार तो 13 दिन का था, दूसरी बार बने 98 में, उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन की घोषणा की। अटल जी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटाचलैया इसकी अध्यक्षता करें। वेंकटाचलैया जी मान गए। तब उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा गया इस समीक्षा समिति का, और समीक्षा समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पहले नंबर पर था टू एग्जामिन मूवमेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो ढांचा है संविधान का उसको बदलने की प्रयास की गई। आप जानते नहीं है, मैं अभी पहली बार कह रहा हूं, वेंकटाचलैया जी ने कहा अगर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेगा मैं इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको मनाने की कोशिश की गई पर वो माने नहीं, तो तब एक नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रकाशित किया गया जिसमें जो पहले कहा गया था मूव फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको हटाया गया। इसकी जानकारी मुझे खुद वेंकटाचलैया जी ने दिया है 2 बार। वो आज भी हैं, बेंगलोर में रहते हैं, और उन्होंने 2 बार मुझे कहा है कि ये प्रयास की गई जब संविधान की समीक्षा के नाम पर बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की गई। आज जो अभी कन्हैया कुमार ने कहा है, एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था पर आक्रमण कर रहा है, बड़ा अद्भुत है। ये कभी नहीं हुआ हमारे देश में कि एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था पर रोज आक्रमण कर रहा है। आज सुबह भी आक्रमण है, मैंने अभी अभी देखा कि न्याय मंत्री, बड़ा अन्याय है कि हमें ऐसा न्याय मंत्री मिला है, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता हमारे देश में। और न्याय मंत्री ने अभी चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि कलीजियम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदे होने चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की जा रही है, और जानबूझकर न्यायालय और सरकार के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में तनाव पैदा करा जा रहा है। हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ 108 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਤੀਫਪੁਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਸਮਝਿਆਂ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸਨ ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। सर आप इसका जवाब दें। एक लास्ट मैंने उनका कहना था, आपने एक सवाल किया था, आपने कहा था कि राहुल गांधी जी वाजपेयी जी के वहां पर समाधि पे क्यों गए जब आप उन्होंने संविधान तोड़ने की बात की। मैं सीधा सीधा इसका आंसर ये देना चाहता हूं, यही राहुल गांधी है, यही कांग्रेस की सोच है। चाहे कोई संविधान तोड़ने की कोशिश करता है, हम लड़ाई लड़ेंगे उसके साथ, हमें उसको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन जहां तक प्यार मोहब्बत की बात है, राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में प्यार का बीज बोने आया हूं, चाहे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की समाधि पर जाए ना जाए, राजीव जी की समाधि पर जाए ना जाए, किसी और व्यक्ति पर जाए ना जाए, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच नहीं रखती। ये सवाल कल कीजिए ना, कल आपको मौका मिलेगा, राहुल जी से पूछिए कि 30 जनवरी के बाद आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे, आप पूछिएगा उनको। 122 दिन में 122 दिन रोज राहुल जी और भारत यात्री और कांग्रेस कार्यकर्ता 23, 24, 25 किलोमीटर चल रहे हैं 122 दिनों में। 12 राज्यों से हम गुजरे हैं। प्रधानमंत्री को अचानक शौक लग गई है कि मैं 2 घंटे के लिए पटेल की मूर्ति से संसद तक, मुश्किल से क्या 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा, मैं रोड शो करूं। ये तो इवेंट है उनके लिए, इवेंट मैनेजमेंट है ये। पैदल चल रहे, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो वो इनोवा पर भी हो सकता है। रोड शो इनोवा पर खड़े होके ये कर सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि एक्चुअली वो चलेंगे कि नहीं, पर ये दर्शाता है कि बीजेपी भोकलाई हुई है, घबराहट में है, परेशानी में है और कैसे भी न्यूज मैनेजमेंट करना चाहती है ताकि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में खबर पीछे हट जाए और हेडलाइन बने प्रधानमंत्री की आज रोड शो राजधानी में हुई। मैडम आपका एक सवाल पूछ हो गया, और भी लोग हैं, मैं वापस आऊंगा। एक ही व्यक्ति को मैं बार बार मौका नहीं दूंगा। आप पूछ चुकी हैं, आप इंतजार कीजिए, यहाँ और भी लोग हैं जो पूछना चाहते हैं। अब लोकतांत्रिक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अग्निवीर साहब,
जा रहा है कि चेहरा बनाम चेहरे को लेकर के कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री के मुकाबले राहुल जी होंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा। तो ये और एक छोटा सा सवाल और था सर कि मायावती जी ने कल ऐलान किया कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी 2024 में। तो 23 दलों को जो आपने निमंत्रण दिया था कश्मीर में 30 जनवरी को, तो क्या इससे विपक्ष का जो जोड़ो एकता का जो मुहिम था, क्या उसमें कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। अग्निवीर वाला जहां तक आपने अग्निवीरों की बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीरों से मन की बात की है, यही तो दिक्कत है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए हो रही है कि वो मन की बात करते हैं, जनता की आवाज नहीं सुनते हैं। जब जीएसटी लगाया तब की भी मन की बात की, नोटबंदी किया तब भी मन की बात की। कोई भी ऐसा काम करते हैं मन की बात करते हैं। हाँ, 3 काले कानून बनाए, वो काले कानून वापस लिए तब भी मन की बात की, किसानों के साथ की। तो मेरे कहने का मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा का हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज सुनो, ना कि मन की बात को। अपनी मन की बात अपने मन में रखें, जनता की आवाज सुने और जनता की आवाज सुन के देश के प्रधानमंत्री ऐसे कानून लाए। एक सवाल और था सर, पंजाब से जुड़ा हुआ था, उसमें अध्यक्ष जी ये था हरियाणा, कि- एक मिनट, हरियाणा में और पंजाब में राहुल जी ने कई एक्स सर्विसमैन और उनके संगठनों से मुलाकात की और सभी ने एक ही आवाज में कहा कि भारतीय सेना कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के आधार पर नहीं चल सकता। आज हमारे सीमाओं पर बहुत गंभीर चुनौती है। पाकिस्तान और चीन दोनों के संदर्भ में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर हमारा सेना अगले 10-15 सालों में इसी के आधार पर सेना चलाई जाएगी, ये नामुमकिन है। ये राहुल गांधी जी ने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये पीसीसी अध्यक्ष ने नहीं कहा, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड मेजर जनरल, करीब 60-70 एक्स सर्विसमैन और उनके संगठनों से राहुल जी मिले हैं। पहले हरियाणा में मिले, बाद में पंजाब में मिले। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट कभी भी हमारे सेना में कांग्रेस पार्टी के लिए नामुमकिन है। एक और सवाल था सर, छोटा सर, पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब से जुड़ा हुआ था सर, बस अध्यक्ष जी से। आ रहा हूं यार, आप 3 सवाल पूछ चुके हैं। एक सवाल है सर, अभी उसमें बैठ ये जाओ, कहा जा रहा है। हाँ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। जिनको मौका नहीं मिला है। एक मिनट, प्लीज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट यार, डोंट आंसर। हाँ, क्योंकि आप अलग अलग तबकों की बात कर रहे हैं, एक लगातार ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड वाला, और खासतौर पे हम बात करें चाहे बेशरम रंग हो, काफी राइट विंग ग्रुप्स ने किया है। तो कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है कि क्या बॉलीवुड को प्रेशराइज किया जा रहा है? और देखिए, जब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो हमने इस्तेमाल किया वर्ड संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, तो हम उसी दायरे में रहेंगे ना। मेरा मानना है, हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि हर समस्या के निराकरण के लिए संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं। मान लीजिए फिल्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसको सेंसर बोर्ड देखेगी। जब सेंसर बोर्ड है तो इसका टेंशन हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। अब उससे ऊपर अगर कुछ बन गया है तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तब तो फिर कोई भी आता है, मंत्री आकर के कुछ भी बोलता है, तो फिर अलग अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जाति का सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जिले का सेंसर बोर्ड होगा। फिर जब भी इस देश में कोई सिनेमा बने तो जो है एक कॉपी जो है वो सारे सेंसर बोर्ड को भेजा जाए, फिर रिलीज हो। कोई तो डेकोरम होगा ना। हम कह रहे हैं कि किसका कॉपीराइट है केसरी रंग पे? महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग केसरिया है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। यहां हम बैठे हुए हैं, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। केसरी रंग पंजाब का रंग है। देश के तिरंगे में जो है केसरी रंग है। किसी को कोई ठेकेदारी है क्या?
अरे जिसको जो रंग पहनना है, इसीलिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हमारे यहां अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़। कोई हमको 33 करोड़ देवी देवता का नाम गिना दे, कोई पूरे देश में जो ठेकेदार बन रहा हो, तो हम समझ जाएंगे। यहां यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश हमेशा से अभिव्यक्ति को अपहोल्ड किया है। आप जान लीजिए कि अगर आप दर्शन का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन का, तो यहां अगर भाववादी दर्शन था तो भौतिकतावादी दर्शन भी था। चारवाक भी थे यहां पे, यम जीवेत सुखम जीवेत रण कृत्वा घिवम पिबेत। तो यहां चारवाक भी रहे हैं। यहां लोग रहे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म को नकारते हैं। तो हमारे दर्शन में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में विविधता कूट कूट करके भरी हुई है और कोई ठेकेदार नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक ने एक किताब को, एक संविधान को अपना सर्वोच्च चीज चुना है, उसको माना है और उसके आधार पर ही संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं। क्या फिल्म में होगा नहीं होगा ये सेंसर बोर्ड तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ SYL ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣਾ ਪਊਗਾ ਪੱਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲੱਗੇਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਫਲਾਨਾ ਥਾਂ, ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 10 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਵੇ ਵੀ 25 ਦੇਤੀਆਂ ਹੁਣ 50 ਦੇਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। जयराम सर, जिस तरह से घंटों राहुल गांधी जी सड़कों पे चल रहे हैं ठंड में, और आपने कहा कि मोदी जी चलेंगे गाड़ी से, तो आप चाहते हैं कि भाजपा भी इसी तरह सड़कों पे चलकर दिखाए? कोशिश तो करनी चाहिए ना, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। हाँ, कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री चलेंगे कि नहीं, पर जो मैंने पढ़ा है बीजेपी की ओर से जो वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा कि रोड शो कई तरीके से हो सकते हैं। रोड शो इनोवा में भी होता है। 30 साल पहले अडवाणी जी ने भी एक रोड शो किया था, सोमनाथ से अयोध्या, वो भी एक रोड शो था, वो तो टोयोटा रोड शो था। भारत जोड़ो यात्रा पैदल का रोड शो है, पद यात्रा है। एक्चुअली इसका नाम भारत जोड़ो पद यात्रा होना चाहिए था। ये यात्रा पद यात्रा है। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री आज पद यात्रा करेंगे कि नहीं। अगर उन्होंने पद यात्रा कर भी लिया तो मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर, मुश्किल से 1 घंटा चलेंगे बस। और क्यों चलेंगे? फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मास्क पहनकर चलेंगे? पार्लियामेंट के तो अंदर आ गए। 20 तारीख दिसंबर को कोशिश की गई कोविड के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की। स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं, किस आधार पर लिखते हैं जानना जरूरी है। किसी वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर नहीं, ICMR के सलाह के आधार पर नहीं,
2 बीजेपी के सांसदों, राजस्थान के सांसदों ने उनको खत लिखा था, क्योंकि वो घबरा गए थे राजस्थान में जो स्वागत मिला भारत जोड़ो यात्रा को। और स्वास्थ्य मंत्री लिखते हैं आप सावधानी से कार्रवाई कीजिए, भारत जोड़ो, हालांकि वो धमकी दे रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को आप अभी रोको। तो ये खूब प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री उसी दिन मास्क पहनकर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, पर शाम को शादी में या कोई फंक्शन में जाते हैं, वहां तो मास्क नहीं दिखाई दिया। सर ये जो पद यात्रा का समापन समारोह होगा जिस दिन, तो उस समारोह में पंजाब से किस पार्टी को इनवाइट किया गया है? अकाली दल को नहीं इनवाइट किया गया। सर मेरा सवाल आपसे है, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बेशक आज़ादी का नैरेटिव सेट किया था, लेकिन उसमें योगदान औरों का भी था। जो आज़ादी है वो केवल अहिंसा से ही नहीं मिली है। अमित शाह की स्टेटमेंट थी पिछले दिनों। अमित शाह की विचारधारा ने हमारे आजादी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया। संविधान बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। महात्मा गांधी का विरोध किया, उसी विचारधारा में जो विश्वास रखते थे, नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या की। बाबा साहब अंबेडकर की सबसे कड़ी आलोचना आरएसएस वाले करते थे। अगर आप देखें ऑर्गेनाइजर जो उनका मैगजीन निकलता है आरएसएस का, जब संविधान बन रहा था, संविधान के बारे में, जो मसौदे के बारे में और अंबेडकर जी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा गया। आज तो बड़े भक्त बनते हैं, आज तो अंबेडकर का नाम लेकर रोज गुणगान गाते हैं, रोज अपने आप को समझते हैं कि मैं अंबेडकर का वारिस हूं। पर असलियत यह है, और मैं साफ कह देना चाहता हूं, आरएसएस की भूमिका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जीरो थी, हमारे संविधान के बनाने में जीरो थी। तो यही आज ठेकेदार बने हुए हैं, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, संविधान के ठेकेदार बने हुए हैं। अभी अमित शाह हमको इतिहास पढ़ाने में लगे हुए हैं। जो इतिहास पढ़ाता है उसको हिस्टोरियन कहा जाता है। अमित शाह की जो बिरादरी है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, हमारे कानून मंत्री शामिल हैं, सब जो हमारे बीजेपी के बुद्धिजीवी हैं शामिल हैं, उनको हिस्टोरियन नहीं कहा जा सकता, उनको डिस्टोरियन कहा जाता है, जो इतिहास को फिर से लिखने में लगे हुए हैं ताकि यहाँ वहाँ वाइट वॉश कर दें। तो ये गलत है जो उनका बयान है। ये बात सही है, कई लोग थे, कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया जो कांग्रेस के मुख्य धारा में नहीं थे, पर उन कभी नहीं नकारा गया है। उनका योगदान, रास बिहारी बोस का योगदान कभी नहीं नकारा गया है, भगत सिंह का योगदान कभी नहीं नकारा गया है, किसी ने नहीं नकारा। क्या आप नहीं थे कल मंदिर गए राहुल जी? उस दिन पहले दरगाह पे गए। पहले दिन जब स्टार्ट हुआ फतेहगढ़ साहब में, हम गुरुद्वारा में गए, फिर दरगाह पर गए, कल मंदिर में गए। और रास्ते में, क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में कुछ भी आएगा जहां पर लोग चाहते हैं कि राहुल जी जाएं, तो राहुल जी जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सब धर्मों का एक जैसा सम्मान है। राहुल जी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारा से की। 2 गुरुद्वारा गए महाराष्ट्र में, नांदेड़ में। 2 गुरुद्वारा गए। धन्यवाद जी।